बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम एंड आई होप कि आप लोगों का वीकेंड बहुत ही खुशगवार गुजरा होगा, आपने फैमिली के साथ टाइम गुजारा होगा और थोड़ा सा वक्त अपनी ज़ात को भी दिया होगा। व्यूअर्स, आज के शो का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आज एक बहुत ही अहम पर्सनैलिटी की, एक सुपरस्टार की, एक लेजेंड की डेथ एनिवर्सरी है। तो सबसे पहले हम उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे और उसके बाद अपने प्रोग्राम का प्रॉपर आगाज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं किस ग्रेट पर्सनैलिटी की आज डेथ एनिवर्सरी है। जी हाँ व्यूअर्स, आज हमारे मुल्क के एक लेजेंड आर्टिस्ट की डेथ एनिवर्सरी है, सुल्तान राही साहब की। व्यूअर्स, एक आर्टिस्ट, एक रियल जेन्युइन आर्टिस्ट, इस तरह के लेजेंड जो हैं बड़ी सदियों में पैदा होते हैं और हमारे बहुत से लेजेंड्स अब हमारे दरमियान नहीं हैं। पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री का अगर ज़िक्र करें तो सुल्तान राही साहब का नाम हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। आज 9 जनवरी है और आज के दिन सुल्तान राही साहब हमसे जुदा हुए। राही साहब 1938 में पैदा हुए और आपका असल नाम सुल्तान मोहम्मद ख़ान था। 1956 में फ़िल्म बागी से आपने अपने फ़िल्म के करियर का आगाज़ किया और फ़िल्म बशीरा इतनी बड़ी हिट हुई कि आप फिर एक हाउस होल्ड नेम बन गए। फ़िल्म मौला जट ने तो आपको बहुत पॉपुलैरिटी दी ही और 4 डेकेड्स तक, यानी कि 40 साल तक सुल्तान राही साहब का नाम फ़िल्म की कामयाबी की ज़मानत रहा। अगर हम लॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आपको लॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री का क्लिंट ईस्टवुड भी कहा जाता था। अगर आपके फ़नी करियर की बात करें तो आपने इस दौरान 700 से ज़्यादा उर्दू और पंजाबी फ़िल्मों में काम किया और बेपनाह अवार्ड से आपको नवाजा गया। आपकी फ़ेमस फ़िल्मों की बात करें तो मौला जट, बशीरा, द गॉडफादर, वेशी जट, रंगीला जैसी फ़िल्में शामिल हैं। आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है एज द मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर। आपकी डेथ 9 जनवरी 1996 को हुई। अगर हम आपकी सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके करियर को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों के ऊपर रिकग्नाइज़ किया गया। अच्छा व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं ऐसे ग्रेट लेजेंड आर्टिस्ट की तो आप ये देखें कि जब मौला जट फ़िल्म, ये जो अब निकली है मौला जट, विच इज़ बिन डायरेक्टेड बाय बिलाल अशारी, जब ये फ़िल्म भी निकल रही थी तो बहुत से लोगों ने ये गिला भी किया कि भाई ये फ़िल्म क्यों बनाई जा रही है। मौला जट इन इटसेल्फ एक मुकम्मल फ़िल्म थी और उसके बाद जो भी उसके सीक्वल्स या प्रीक्वल्स आए वो सारे के सारे इतने ब्रिलियंट थे कि क्या ज़रूरत थी टू री इन्वेंट द व्हील। लेकिन बहुत ही अमेजिंग काम किया बिलाल अशारी साहब ने भी और एक तरह से सुल्तान राही साहब को, मौला जट द फिल्म को, द ओरिजिनल फ़िल्म को एक बड़ा खूबसूरत ट्रिब्यूट पेश किया अपनी इस फिल्म के थ्रू, जो बाय द वे 100 करोड़ से ज़्यादा अब बिज़नेस कर चुकी है। ये 1 जनवरी की अपडेट थी, तो अब तो खैर 9 तारीख हो गई है, तो आई एम श्योर उससे भी ज़्यादा जो है बिज़नेस वो कर चुकी होगी। व्यूअर्स, बात बड़ी सिंपल है, अगर हम अपने लेजेंड्स को, अपने इन ग्रेट आर्टिस्ट को याद नहीं रखेंगे तो और कौन याद रखेगा, और अगर हम उनको याद रखेंगे तो तभी हमारी अगली जनरेशन्स को पता होगा कि वो लोग कौन हैं या कौन थे। अब अगर आप हमारे से रब्ता करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है और मैं चाहूँगी कि आप हमारे इस फेसबुक के पेज को ना सिर्फ लाइक करें बट फॉलो भी करें, क्योंकि बहुत से जो हमारे कॉम्पिटिशन्स, क्विज़ेज़, गिफ्ट हैम्पर्स जीतने के मौके होते हैं वो हम शेयर करते हैं अपने मॉर्निंग एट होम के फेसबुक के पेज पे। आइए आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स। जी हाँ व्यूअर्स, आ गए हैं हम अपनी प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए कि आज हम बात कर रहे थे, मतलब क्योंकि सुल्तान राही साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो आपने जाके जो नई फ़िल्म आई है मौला जट देखी? नहीं, टू बी ऑनेस्टली मैंने हाँ देखी तो है, बट जो पुरानी मौला जट है और ये नई मौला जट है उसके कंपैरेटिवली तो नहीं है। उसके कंपैरेटिव नहीं है, सो यू प्रेफर द ओल्डर फिल्म। ओके, बिल्कुल सही। एंड ऑफ कोर्स व्यूअर्स, जैसे कि आपके साथ भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर किया, अगर आप भी कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं सुल्तान राही साहब से रिलेटेड तो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा ये बताइए आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम अचार गोश्त बना रहे हैं और साथ सैलड एंड रायता।
डिलिशियस। अचार गोश्त इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि वैसे भी खाने की हर चीज़ के साथ मैं अचार तो खाती ही हूँ। मेरे हस्बैंड अक्सर कहते हैं तुम्हें तो बस नहीं चलता कि मीठे के साथ भी अचार खा लो। इट्स ट्रू, मुझे सही। इतना अचार पसंद है। सो अचार गोश्त तो इज़ अ रियल फेवरेट। तो रेसिपी अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले गोश्त 2 किलो, टमाटर 6 अदद, मेथी दाना 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 3 खाने के चम्मच, सौंफ 3 खाने के चम्मच, कलौंजी 2 खाने के चम्मच, राय दाना 2 चाय के चम्मच, सुर्ख मिर्च 2 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 4 चाय के चम्मच, कश्मीरी सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, टाटरी 1/4 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 4 से 5 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, दही आधा किलो, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरीका इसका अब तरीके की तरफ आते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हम अपने प्याज की भुनाई करके उसमें खड़े मसाले डाल के चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम अपना अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। जब चिकन बिल्कुल प्रॉपर्ली कुकड हो जाएगा देन टोमेटोज़ जाएंगे। टोमेटोज़ जाने के बाद ये जितने भी सारे स्पाइसेस हैं उसको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने दही डाल के उसकी अच्छे से भुनाई करनी है और हरी मिर्चें, धनिया, अदरक वगैरह डाल के उसको दम पे रख देना है एंड योर अचार गोश्त इज़ रेडी। अच्छा ये बताइए कि अगर हमने उसको मटन या बीफ के साथ बनाना है तो फिर भी यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे? फिर भी यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बट अगर आपको बहुत इंस्टेंटली बनाना है तो यूज़ प्रेशर कुकर, वरना ये जो हमारा प्रोसेस है प्याज और चिकन, इसको ज़रा टाइम लगेगा। पानी डाल के आप 45 मिनट्स के लिए छोड़ दें। अगर आप मटन या बीफ बना रहे हैं, चिकन का तो खैर आपको वो तो जल्दी ज़रूरत बन नहीं जाता पड़ती, है। वो जल्दी बन अगर जाता है। बहुत जल्दी है तो प्रेशर कुकर इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर इस्तेमाल हो सकता है। ऑसम। अच्छा पिछले दिनों व्यूअर्स मैंने एक बड़ी मज़े की फ़िश ट्राई की। इसी तरह अचारी फ़िश किसी ने बनाई थी। तो रोहू आपको पता है कि आजकल इन सीज़न है और अवेलेबल भी होती है। तो एक्चुअली अचारी फ़िश का सालन जो है, मछली का सालन तो खैर हम बचपन से सारे खाते आ रहे हैं और अगर आपने नहीं खाया तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि डेफिनेटली ट्राई इट एट सम पॉइंट। सफ़ेद चावल के साथ तो बहुत ही लजीज होता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर अचारी मसाला भी डाल के बनाएं तो बहुत ही लजीज होता है। मुंह में पानी आ गया बात करते करते। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू और प्रोग्राम तो जारी रहेगा, लेकिन आप भी ज़रूर कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बनिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम गुफ्तगू करेंगे डे केयर से रिलेटेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये डे केयर होता क्या है। बहुत से लोगों को पता भी है कि डे केयर क्या होता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि इस किस्म की फैसिलिटी भी पाकिस्तान में अब प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। इवन दो गवर्नमेंट ने भी लॉ पास किया है कि हर जगह, हर मतलब मेजर दफ्तरों वगैरह के अंदर और गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में तो डे केयर होना चाहिए। डे केयर है क्या ये भी जानते हैं, और आखिर ये एक अच्छा ऑप्शन है उन माँ बाप के लिए जो काम करते हैं या जिनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि घर पे वो अपने बच्चों के साथ सारा टाइम गुजारें। अब सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी व्यूअर्स कि ये गुफ्तगू ज़रा ओपन माइंड के साथ सुनिएगा, और अगर आप इसका हिस्सा भी बनना चाहते हैं तो आप कॉल करके भी अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन हर इंसान के पास, मैं ये कहूँगी कि लग्जरी, ये एक लग्जरी है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है बहुत से लोगों की ज़िंदगी के अंदर कि वो अपने बच्चों को घर पे रख सकते हैं। उनकी मदर हैं या उनके फादर हैं या वाइफ वर्किंग नहीं है तो बीवी जो है वो बच्चों के साथ सारा दिन होती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके हालात ऐसे नहीं हैं, सिंगल मदर होती हैं, सिंगल फादर होते हैं, उन्होंने नौकरी भी करनी है, उन्होंने रोज़ी रोटी भी कमानी है ताकि वो उन्हीं बच्चों को पाल सकें। क्योंकि व्यूअर्स आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, सिर्फ प्यार से ना तो पेट भरता है, ना तो सर पे छत मिलती है, और ना ही बच्चों की तालीम पूरी होती है। सो ऐसे सर्कमस्टांसेस में और स्पेशली आजकल के महंगाई के ज़माने में किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। हमें ज्वाइन किया है फ़ातिमा मुख्तार ने। आप चाइल्ड केयर फैसिलिटेटर हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। थैंक यू। और आपके साथ हमें ज्वाइन किया है रुबा हुमायूं ने। आप एक रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। अगर हम बात करें तालीम की, वोकेशनल ट्रेनिंग की, मैच मेकिंग की, राशन डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो इन सब में ये सरे फहरिस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आई थिंक डे केयर को अगर हम डिफ़ाइन कर लें उर्दू में, फ़ातिमा जी, डे केयर आखिर क्या चीज़ है? डे केयर
वैसे तो जी इसका नाम तो जो बाहर उस दिन में ख्याल रखना डे केयर, वैसे नाइट केयर्स भी होते हैं, बाहर तो ये है कॉन्सेप्ट, लेकिन दिन में ख्याल रखने वाली वो जगह बेसिकली मेनली यस वर्किंग पेरेंट्स के लिए, जो माँ बाप काम करते हैं उनके लिए ही है ये एक फैसिलिटी कि जहाँ पे उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो अपने बच्चे छोड़ सकें, ठीक है। और बच्चे ये नहीं कि बहुत ही बड़े, तो वो चलो स्कूल एज वो हो जाती है, लेकिन जी बेबीज़, जैसे कि जो मेरा काम है, वी स्टार्ट फ्रॉम, हम लोग जी 0 मंथ से शुरू करते हैं। तो 0 मंथ का बेबी, लेट्स से एक मदर हैं, तो बेबी हुआ है, तो जी वो आए हैं, तो ऑब्वियसली जी कई बहुत से घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं, जैसे आपने भी कहा भी है, पेरेंट्स ओल्ड एज हो जाती है, नहीं संभाला जाता, देन मेड्स का इशू हो जाता है, क्योंकि ये भी बहुत केसेस जैसे आते हैं। सो दे लुक फॉर ऐसी फैसिलिटी के लिए जहाँ पे ऑफ कोर्स सबसे पहली बात है सेफ्टी हो, सिक्योर हो, और जहाँ पे बच्चों को सिर्फ ये नहीं है कि हम उनकी ऑफ कोर्स मतलब बच्चों को लोग आके फील्ड तो है जिस तरह ही, स्कूल में लेकिन बच्चों को आप ड्रॉप करते हैं, इस तरह बच्चों को छोड़ते हैं। लेकिन वो तो एक स्कूल तो आप छोड़ते हैं ना, लेकिन डे केयर की थोड़ी सी तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी अवेयरनेस इसलिए लोगों को भी नहीं होती कि जी डे केयर का इसीलिए कि जी छोड़ना तो है, लेकिन उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी होता है। ये नहीं है कि बाकी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बच्चों को सिर्फ उस पर फीड करा देते हैं या उनका कोई ऐसा करिकुलम, बट देयर इज एक पूरा एक करिकुलम सा फॉलो होता है। अगर हम व्यूअर्स को कर दें कि डे केयर का सिलसिला होता क्या है, मैं पहले वो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि जैसे कि सुबह आपने अपने बच्चों को एक टाइम पे आके छोड़ा, उसके बाद 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे टेन्योर ये होता है, या तो फुल डे होता है जी या हाफ डे होता है, ठीक है जी। फुल डे ये है जो 7 to 7, हाफ डे में है 6 आवर्स और मैक्सिमम 6 to 8 कर लें, 6 से 8 घंटे, ठीक है ना, ऐसे कर लें, ठीक है। अब ये है कि जी बच्चे आए हैं, पहले तो जी उनका ग्रीटिंग आवर होता है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बच्चा अगर आता है तो हो सकता है वो अच्छे मूड में नहीं है, तो ठीक है, उसको पहले आपने उसको ऑफ कोर्स कई दफ़ा ये भी होता है कि कभी दफ़ा हमारे पास पेरेंट्स खड़े भी हो जाते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि उन्हें कि बच्चा अगर संभलेगा कि नहीं, लेकिन उस पर मैं इतना अप्रूव नहीं करती। मैं कहती हूँ कि नहीं, छोड़ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एंड उसके बाद ये होता है कि हमारी मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाती है फर्स्ट, लेकिन ये ज़रूर है कि जब व्हेन द पेरेंट्स कम, हम उनसे ये ज़रूर पूछते हैं कि बच्चे ने खाया क्या है, अगर फीड ली है या नहीं ली है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इसलिए है तबीयत ख़राब है तो वो सारी डिटेल्स पहले, क्योंकि मैंने तो जो डे केयर है उसमें एक पूरा हमने परफॉर्मा बनाया हुआ है, वो हम भी फिल करते हैं, द पेरेंट्स ऑल्सो फिल, तो वो ये यस वो आई नो, अब मुझे बाकी जगहों का नहीं पता, लेकिन मैं अपनी जगह की बात करूँ, क्योंकि वो ये होता है कि कि हमें जानना होता है कि रात को भी रूटीन कैसी रही। द फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा होता है मदर से या फादर से, रात को नींद कितनी ली थी, बिकॉज बच्चे की नींद एसोसिएट करती है पूरे दिन के साथ, पूरे दिन के साथ। तो बेसिकली बच्चे को छोड़ा एंड देन माँ बाप जब भी फ्री होते हैं, अब वो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ काम करने वाले माँ बाप हो, ऐसे भी ख़वातीन होती हैं जो पढ़ रही होती हैं और वो अपनी तालीम भी मुकम्मल कर रही होती हैं। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं उनकी यंग एज पे शादी हो जाती है और फिर वो अपनी तालीम को भी साथ साथ मुकम्मल कर रही होती हैं शादी के, तो जब बच्चे हो जाते हैं तो थोड़ा सा वो उसको भी मैनेज करने के लिए स्कूल के टाइमिंग्स अगर कॉलेज के 6-8 घंटे के हैं तो जाए, अपनी तालीम मुकम्मल की, सिंगल मदर सिंगल फादर। सो बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई जगह ऐसी चाहिए होती है महफूज, जहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ा जा सके। अच्छा मैम, आप डे केयर के बारे में क्या कहेंगी? आपके यहाँ डे केयर का सिलसिला तो नहीं है, लेकिन आपने केसेस बहुत से देखे हैं जहाँ पे लोग मजबूर भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, डे केयर इस वक्त की ज़रूरत इस तरह से बन गया है कि बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो वर्किंग हो गई हैं और घरों में उस तरह से ज़ाहिर है ज़रूरत और मजबूरी या जो भी कह लें, वर्किंग वुमेन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उसके जो बच्चे हैं वो सेफ़ हैंड्स में होने चाहिए। अगर घर में इस तरह की फैसिलिटी नहीं है तो वो डेफिनेटली लुक आफ्टर करती हैं कि हमें कोई इस तरह के ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ हम अपने बच्चों को छोड़ के और 8 घंटे के लिए हम जॉब पे जा सकें। अगर वो एनवायरनमेंट सेफ़ और साउंड है, वहाँ लर्निंग का प्रोसीजर भी चल रहा है, तो वो इतनी खुश होती हैं कि हम अपने जितना भी पे कर रहे हैं, ज़ाहिर है उन्हें पे करके ही छोड़ना होता है वहाँ बच्चों को, तो वहाँ पे वो बच्चों को छोड़ती हैं और फिर उन्हें ये बेफिक्री होती है कि हमारे बच्चे सेफ़ हैंड्स में हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, रेस्ट मिल रहा है उनको, फीड मिल रही है और उनकी बहुत अच्छी तरह केयर हो रही है। तो ये चीज़ डे केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्किंग वुमेन है, उन्हें ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं जहाँ पे सिंगल फादर है
उस सूरत में वो चाहता है कि मेरे बच्चे सेफ़ हैंड्स में हो, सारा दिन मैंने काम करना है और कमाना है, इन्हीं के लिए कमाना है, लेकिन वो अगर सेफ़ हैंड्स में नहीं होंगे तो वो अपना काम भी प्रॉपरली नहीं कर पाता। बार बार घर में आता है, देखता है बच्चे सही हैं, ठीक हैं, फिर चला जाता है या फ़ोन पर रब्ता रखता है। तो जब उसे अच्छी कोई ऐसी डे केयर की फैसिलिटी मिलती है, मैंने बाज़ लोगों को देखा है कि उन्हें डे केयर नहीं मिला, उन्होंने अपने बच्चे ऑर्फनेज में छोड़ दिए खाने में छोड़ने पड़े, ताकि वहाँ पे वो सेफ़ हैंड्स में रहें और उनको टेक केयर भी किया जाए, पढ़ाया भी जाए। तो डे केयर्स तो आज की ज़रूरत है, मैं समझती हूँ। लेकिन डे केयर की रेपुटेशन बड़ी ख़राब है। जब डे केयर की बात होती है तो लोग सबसे पहले घूम के कहते हैं भाई अगर पाल नहीं सकते थे अपने बच्चे तो पैदा क्यों किए थे। ये एक बड़ी सिंपल सी बात है जो मैंने बड़ी दफ़ा जब मैंने कभी बात भी की कि भाई डे केयर का सिलसिला होना चाहिए पाकिस्तान में। मैं 10 साल पहले ये बात कह रही थी और लोग मुझे घूम के कहते थे भाई अगर बच्चे अपने नहीं पालने, अगर नहीं पालने थे तो पैदा क्यों किए, अब पैदा कर लिए तो संभाले नहीं जा रहे। अब हर बंदे के लोगों की सिचुएशन चेंज हो जाती है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। मतलब पूरी दुनिया में डे केयर के सिलसिले चल रहे हैं। आपने नाइट केयर की बात की, नाइट केयर के भी होते हैं। कुछ खवातीन ऐसी, मतलब मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो जैसे कि डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, अब उनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं तो रात को वो अपने बच्चे, नो डाउट वो सो रहे होते हैं, लेकिन किसी महफूज जगह पे अगर वो सो रहे हों तो वो भी सिक्योर फील करती हैं और करते हैं, क्योंकि ये माँ बाप दोनों को अप्लाई करता है। किसी मर्द की वाइफ की डेथ हो जाती है या वो छोड़ के चली जाती है, वो नहीं बच्चे साथ लेके जाती, वो क्या करे। अब वो बच्चों को घर में, मैं ऐसे केसेस जानती हूँ जहाँ पे बच्चों को लॉक करके बाहर से छोड़ के चले जाते थे। एक खातून थी, उसने मुझे बताया अपना कि मैंने ऐसे अपने बच्चे पाले। खैर अब तो उनके बड़े हो गए बच्चे, तो मैंने कहा तो आप करती क्या थी? कहती थी बड़ी बेटी जो 7 साल की है वो बाकी 2 छोटों को संभालती थी, क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो गई, घर वालों ने मुंह फेर लिया। अब वो अकेली क्या करती खातून, वो लोगों के घरों में जाके सफाइयाँ करती थी और खाने पकाती थी। 3 घंटे 4 घंटे एक जगह काम किया, घर आई, बच्चों पे चेक किया, उनको कुछ खिलाया पिलाया, फिर अगली जगह पे नौकरी के लिए गई। 3-3 जगह पे वो बेचारी काम करती थी। बिल्कुल। अब कोई डे केयर का सिलसिला होता तो शायद उसके लिए थोड़ी आसानी हो जाती बेचारी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। असल में हम बहुत जल्दी जज करते हैं मैम, हम बहुत जल्दी जजमेंट पास करते हैं। अवेयरनेस नहीं है, अभी भी नहीं है। जो आपने कहा ना कि अभी भी बहुत नेगेटिव क्रिटिसिज्म तो बहुत है, अभी भी बहुत होता है, लेकिन मैं हो गई या मेरे जैसे बहुत से सेटअप्स कुछ हैं जो ट्राई तो कर रहे हैं कि थोड़ा सा, इसलिए मैंने ये किया हुआ है कि अब पेरेंट्स की ना साथ साथ ग्रूमिंग और थोड़ी सी ना इस पर यू कैन से एक तरह का हम थेरेपी सेशन ज़रूर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें वो जब आते हैं मेरे पास, बेतहाशा मदर्स आती हैं, सबसे पहले तो वो आके कहती हैं कि पहले आप मेरे या तो हस्बैंड को कन्विंस करें, मेरी मदर इन लॉ को कन्विंस करें, मेरी मदर मतलब को कन्विंस पहले करें। उनको मनाएं आपको तो फिर पता हम है मैं अब हम पूरे प्रोसेस के साथ जाते हैं, उसके बाद वी फाइंड वो एक टर्म्स पे आते हैं कि चलें जी ठीक है ये जगह है, सब आते हैं। बल्कि मैंने इसलिए किया हुआ है कि विजिट करें, आके देखें जगह छोटी है या बड़ी है, पूरा आके वो करें, उसके बाद ये होता है। लेकिन डे केयर में होता क्या क्या है, अब ये बताएं कि होता क्या क्या है। अच्छा, डे केयर में बेसिकली सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे सिर्फ सोते हैं, खाते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, ये नहीं है। लर्निंग, आई एग्री विद रूबा, जो लर्निंग का जो है ना कर्व, वो ज़रूर एलिमेंट रखा हुआ है। क्योंकि देखें जी, बच्चे आपने उनको ट्रेन भी करना है। आप इतनी देर मदर्स पेरेंट्स छोड़ के जा रहे हैं तो ये तो नहीं ना कि हमने उनको सिर्फ जैसे कि घर में भी तो कहते हैं ना कि घर में भी पूरी एक एजुकेशन है, आप सिखाते हैं, ठीक है ना। हम बच्चों को ट्रेन करते हैं इतना कि वो एक तो इंडिपेंडेंट हो, और दूसरा ये यानी कि जो खुद अपनी चीज़ें कर सकें। ठीक है। जो पेरेंट्स टाइम नहीं दे सक रहे, ठीक है, उसकी चलें जी कुछ तो कमी पेशी पूरी पूरा होना, करें ना। हाँ। यस बिल्कुल, ठीक है। लेट्स से फॉर छोटी सी बात है, टेबल मैनर्स की कर लो, ठीक है ना। टेबल मैनर्स हालांकि कहते हैं जी बाद में, लेकिन मेरा पर्सनली आई थिंक एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, सब कुछ बड़ी छोटी उम्र से ही शुरू हो जाता है। मैं इस चीज़ में नहीं बिलीव करती कि जी बाद में आता है, बाद में नहीं, साथ बताते जाएं। और ये वाकई है, इट्स विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी एक सेल्फ टॉट जर्नी रही है। तो लेट्स से अगर बच्चा लेट्स से 1.5 साल का भी आता है, अब 1.5 साल का मुझसे लोग सवाल करते हैं कभी कभी कि 1.5 साल का बच्चा क्या कर सकता है जी। अब 1.5 साल का बच्चा घर में 2 घंटे आप स्क्रीन पे तो दे सकते हैं उसको, मोबाइल पे। अगर किसी जगह पे जाकर ग्रॉस मोटर स्किल्स उसके ठीक हो जाएं, उसकी सोशलाइजेशन अच्छी हो जाए, जो कि आई थिंक आपको बहुत अच्छी सी, ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे की हो जाएं तो आई थिंक बाय द टाइम वो 3 इयर्स का होता है, जब वो मॉन्टेसरी नर्सरी में जाते हैं बच्चे, ये इतने वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तक के बच्चे आपके पास आते हैं? मेरे पास जी 0 मंथ से लेकर डे केयर में तो खैर 7-8 इयर्स के भी टच करते हैं, ठीक है, डे केयर में, क्योंकि मैं उनकी बात करूँ जो
क्योंकि कई ऐसे भी बच्चे हैं जो आफ्टरनून में हमें स्कूल के बाद ज्वाइन इन करते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, जिनके फुल डे पेरेंट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे Job पास कर रहे पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स के बहुत हैं मेरे पास पेरेंट्स, बच्चे बच्चे जो है ना, जी हाँ काफ़ी, तो वो उनका एक अलग है। चलो बड़े बच्चों का, क्योंकि उसके बाद वो मेरा एक लर्निंग क्लब जो है वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है, बिकॉज आई हैव 2 प्लेसेस बेसिकली, सो इट्स अ फुल हब, लर्निंग हब, सो वो उसमें सब कवर करते हैं। Yes, ठीक है। हाँ। और बात ये कि व्यूअर्स, यही तो बात होती है कि इंसान को इतनी तसल्ली चाहिए होती है कि भाई अगर आप बच्चा छोड़ रहे हैं तो सिर्फ उसको खाना पीना ये वो इस लेवल की बेसिक चीज़ें तो आप किसी स्टाफ, किसी बंदे को रख भी सकते हैं घर पे नज़र रखने के लिए कितना कर ले, लेकिन वही वाली बात है ना, बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखे, बच्चा बोलना सीखे दूसरे बच्चों के साथ। और ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा, मैम आप भी मानेंगी कि बच्चे आइसोलेट हो जाते हैं, स्पेशली जब सिर्फ वो जो सिंगल पेरेंट वाला जो हाउस होल्ड होता है, सिंगल से मतलब माँ बाप हैं और बच्चे हैं, जहाँ नाना नानी दादा दादी मतलब एक हाउस होल्ड होता है पूरा, उसमें आपको पता है बड़ा फ़र्क पड़ता है। बहुत लर्निंग होती है उसमें। और मैं ये समझती हूँ कि जब पेरेंट्स दोनों बाज मैंने देखे हैं कि वर्किंग हैं, तो वो अपने बच्चों को जब दादी वगैरह या किसी ऐसे घर के मेंबर के पास छोड़ के जाते हैं जिनको कोई कंसर्न नहीं होता बच्चों से, वो अब फारिग होते हैं और वो चाहते हैं कि बस हमें कोई तंग ना करे। मैम लोग बड़ी दफ़ा इरिटेट भी होते हैं, मैंने तो बड़े ऐसे केसेस सुने हैं कि भाई मैं अपनी नंद के पास छोड़ आई, मेरे बच्चे नंद के पास होते हैं लेकिन वो बहुत बच्चों के साथ बुरी तरह पेश आती है। भाई बच्चों को ऐसे बंदे के पास छोड़ना जो उनके होने से ही तंग है, मारेगा भी, डांटेगा भी, गालियां भी निकालेगा, और बच्चों की लर्निंग की जगह बिल्कुल अजीब आदतें उनको पड़ जाएंगी बहुत ज़्यादा। और इस सूरत में जो दादा दादी या नाना नानी या जो जिनके पास वो छोड़ के आए, अगर वो बच्चों से आवाज़ार हैं तो बच्चों की बजाय अच्छी ग्रूमिंग होने के बच्चे डिप्रेशन में और इस तरह की प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं जिससे निकालना उनको मुश्किल हुआ होता है। तो इससे बेहतर है कि किसी ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ा जाए जहाँ पे और बच्चे हैं, उनकी कोई लर्निंग हो रही है, उनकी टेक केयर हो रही है, तो इनकी बहुत जिम्मेदारी आ जाती है डे केयर्स की कि वो बच्चों की ग्रूमिंग के ऊपर भी काम करें, उनका ख्याल भी रखें। बट मैडम एज एन एजुकेशनिस्ट आप भी तो बहुत ज़्यादा बच्चों की तरबियत और ग्रूमिंग पे काम करती हैं, कुछ उस पर भी हम अगर जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि ये जो हमने बहुत ज़्यादा जो मेरा जो इदारा है डोर ऑफ अवेयरनेस, उसने ख़ास तौर पे उन बच्चों पे फोकस किया हुआ है जो बिल्कुल स्कूल जाना अफोर्ड नहीं करते। तो हमारे पास तो वो पेरेंट्स होते हैं जो हाउस मेड्स हैं आपके या पास आई भी हुई हूँ 2-3 दफ़ा, जी बिल्कुल, और बहुत ही मतलब वो होता है ना कि अक्सर जब हम बात करते हैं कि किसी ने एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं तो वो बात हो रही होती है, जब आप जगह उनकी जाके देखते हैं तो वो इतना सा एक खुड्डा सा होता है जो सिर्फ नाम का बनाया होता है। आपने तो बाकायदा प्रॉपर मतलब हर एरिया जो भी आपका है उसको आपने प्रॉपर तरीके से केटर किया। जी बिल्कुल, हमारे झुग्गियों के और क्वार्टर्स में रहने वाले ज़्यादातर मेड्स गार्ड्स वगैरह के बच्चे होते हैं, और अब माशाल्लाह हमारे 3 साल से बच्चे कॉलेजेस में भी जा रहे हैं मैट्रिक करने के बाद। तो हमारे बच्चों में इतनी ख्वाहिश होती है कि हम कुछ करें, हम पढ़ें। मैंने एक बच्ची से पूछा, मैंने कहा तुम बड़े हो के क्या बनना चाहती हो, तो वो कहती मैं अमीर बनना चाहती हूँ। मैं सदके जाऊँ, सिंपल। बट यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे ब्रेक के बाद मैं बात करना चाहूँगी। मैडम आपकी इजाज़त से हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, तरबियत, चाहे बच्चा डे केयर में हो, चाहे वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, किसी भी जगह पे हो, लर्निंग हब में हो, किस लेवल की इम्पोर्टेंस है तरबियत की, क्योंकि देखिए तालीम तो कहीं से भी मिल जाती है, तरबियत की क्या अहमियत है ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। फातिमा मुख्तार हमारे साथ हैं, चाइल्ड केयर फैसिलिटेटर एंड एजुकेशनिस्ट, एंड देन रुबा हुमायूं हमारे साथ हैं, रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वेरियस चैनल्स पे आप इनको देखते होंगे। अच्छा गर्ल्स जी, एक ज़रूरी चीज़, नहीं आप गर्ल्स हैं तो फिर मैं भी गर्ल हूँ ना, अगर आप गर्ल्स नहीं हैं तो फिर मैं भी गर्ल नहीं हूँ ना, तो मैंने अपने आप को भी कवर करना होगा। अच्छा, मूड को थोड़ा सा लाइट करने की इसलिए भी कोशिश की क्योंकि व्यूअर्स हम ब्रेक में कुछ हॉरर स्टोरीज डिस्कस कर रहे थे, और मुझे आई एम श्योर कि आपके डे केयर पे बहुत से पेरेंट्स इसलिए भी अपने बच्चों को लेके आए हैं क्योंकि वो साहिब हैसियत तो हैं कि वो बाहर से भी बेशक मतलब स्टाफ मंगा लें बच्चों का ख्याल रखने के लिए, नैनीज़ वगैरह जिस तरह फ़िलिपीन से, श्रीलंका वगैरह से भी लोग बुलाते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी हॉरर स्टोरीज़ हैं कि आपके पास लोग लाते होंगे अपने बच्चों को कि भाई आप रख लें, आपके पास काबिल कबूल है, हमने घर पे नहीं अपने बच्चों को छोड़ना। ये बहुत ज़्यादा है, चाहे रिलेटिव्स हों या कोई होम हेल्प,
छोटे मतलब आप मैं 5 साल थी, छोटे से छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा स्टोरीज जो मेरे पास ऐसी आई हैं। एक तो बंद कमरों में लाइट बंद करके लॉक कर दिया जाए, ये मैंने चीज़ रिपीट पे, मुझे मेरा ख़ास है एवरी सेकंड पेरेंट ने ये चीज़ बताई है। और उसके ऑब्वियसली उससे मैं और भी पढ़ी उनने वो चीज़, लेकिन ये जो चीज़ है ना बंद कमरे में लॉक्ड। आपको पता है मेरी एक आया मुझे लॉक कर देती थी बाथरूम में, लाइटें बंद करके, लाइटें बंद बाहर थी बाथरूम की, तो जब पेरेंट्स वगैरह जाते थे, आपा और असद सो जाते थे, मैं हमेशा से क्योंकि हाइपर बच्चा थी, आपको पता है मैं अभी भी अंधेरे कमरे में सो नहीं सकती जब तक थोड़ी सी लाइट ना हो। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा हाथ कांप रहा है क्योंकि मुझे इतना ट्रॉमा है अंधेरे से, क्योंकि मेरे साथ बचपन में ये किया गया और मुझे पता है कि 3, 4, 5 साल की उम्र पे ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा किया जाता था क्योंकि हाइपर थी। अब कहीं मम्मा बाहर चली गई, कुछ हो गया, मैं नहीं काबू में आ रही, तो लॉक कर दिया। आप सोचिए मैडम, छोटे बच्चे को बाथरूम में लॉक कर देना और लाइट ऑफ कर देना, वो तो बच्चे हैं, वो तो अभी आपके पास आ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ एज एन एडल्ट मैं अंधेरे में नहीं सो सकती क्योंकि वो ट्रॉमा तो आपका बहुत देर तक चलता है। अब जिस तरह है ना जो मेरे ख्याल से इस पे भी बात वैसे होनी चाहिए, जिस तरह जो स्पीच डिले का जो बहुत ज़्यादा, आई नो बच्चे लेट बोलते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये जो कई ऐसी ऐसी हॉरर स्केरी स्टोरीज़ जो है ना ये इससे बहुत ज़्यादा लिंक्ड भी हैं। मेरे पास एक केस आया जिसके अंदर बच्चे का, और जब मदर ने मेरे साथ डिस्कस किया, लेकिन वो हुआ ये था कि पेरेंट्स को कुछ पहले आइडिया नहीं हो रहा था, और वो ये बात थी कि पहले तो बच्चे ने स्टार्ट किया बोलना, ये 1.5-2 साल का बच्चा, ऑफ कोर्स ऐसा होता है ना, आप बोलना शुरू करते हो। उसने मुझे बताया कि उसके बाद लेकिन साथ साथ लेकिन उनको लगा कि बच्चे ने बोलना जो थोड़ा बहुत भी था बिल्कुल ही चुप ही हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि फादर वॉज इनफ स्मार्ट कि एक दिन बस उसने बताया नहीं था, उसने वो कैमरा की फैसिलिटी कुछ घर में इंस्टॉल की, लेकिन वो पता नहीं चला। देन दे फाउंड आउट, फिर पता चला कि वो बेसिकली वो बच्चे को, वो होता नहीं कि आप एंडे सुला दें, आप सुला दें, अगर सो भी नहीं रहा, रोता रहा। उन्होंने अपने ऑफिस वहाँ से देखा, इसलिए वो उसी टाइम पे आए। वो मेड जो क्या करती थी, वो बच्चे को बंद कमरे में वो ऑफकोर्स बंद कर देना, बत्तियाँ बुझा देना, बच्चा रोता, लेकिन बच्चा फिर आपको पता है उसकी स्पीच तो फिर टाइम सॉरी कितना रो लेगा, उसके बाद आप ट्रॉमा में जाते हैं आप, तभी तो वो उसके अंदर डर बैठ गया। पहले तो हमने उसको पहले 6-8, कैन यू इमेजिन 2.5 साल का बच्चा, पहले तो उसकी 6-8 महीने की थेरेपी हुई, जो साथ मेरे पास भी आते थे और साथ थेरेपी भी जाता था और वो डायग्नोज ही हुआ कि बेसिकली ऑफ कोर्स वो ट्रॉमा था ना, इतना सवियर ट्रॉमा, और ये हैं चीज़ें। और मैडम आपने भी एक बात बताई थी, मैं चाहूँगी आप वो शेयर करें। मेरी फ्रेंड अपने बच्चों को छोड़ के जाती थी मेड के पास, और उसके हस्बैंड भी जॉब पे जाते थे, वो भी, और सारे दिन के बाद वो जब वापस आती थी, ठंडे हो गए बिल्कुल। आप यकीन करें उस मेड ने अपने सब रिश्तेदार, अपने सब फ्रेंड्स आना शुरू हो जाते थे जैसे ही वो जाती थी जॉब पे, और बच्चों को कुछ दे के सुला देती थी। सारा दिन बच्चे सो रहे हैं, यहाँ तक सिरप ऐसे होते हैं जो जी सिरप ही होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो वो बच्चे सो रहे हैं और उसके घर में खाने चल रहे हैं, सब उसके रिलेटिव आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, और जब उसके आने का टाइम होता था शाम को, उसके हस्बैंड का और उसका अपना, तो वो सारे गायब उस चले जाते थे, और बच्चे सो रहे हैं, घर साफ करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। उसको उसके नेबर्स ने बताया कि आपके जाने के बाद बहुत लोग आते हैं और आपके बच्चों की आवाज़ हमने कभी नहीं सुनी, आप चेक करें। उन्होंने कैमरास लगाए तो पता चला कि बच्चे तो सो जाते हैं, सुबह उन्हें कुछ सुला देती है दे के, और उसके बाद घर में मेहमानदारी उसके मेहमानों की शुरू हो जाती है मेड की, और इस तरीके से वो फिर कई साल ये सिलसिला चला। उसके बाद जब उसे पता चला तो उसने वो सब फिर उनको निकाला, जो भी कुछ कार्रवाई की, लेकिन जो वक्त ज़ाया किया उसने और जो बच्चों के ऊपर जो किया, बिल्कुल। तो ये इसीलिए व्यूअर्स सबसे पहले तो ये बात करनी ज़रूरी थी कि बच्चों को जहाँ पे भी भेजें, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो किसी डे केयर है, नाइट केयर की फैसिलिटी है, जिधर भी आप भेजें, एक तो प्रॉपर तशखीस करके भेजें। जहाँ बच्चे घर पे महफूज नहीं होते, वहाँ पे ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे बच्चे महफूज नहीं होते क्योंकि टीचर्स मारते हैं। हम ऑब्वियसली ये कानूनी तौर पे भी गलत चीज़ है कि बच्चों पे हाथ उठाया जाए, ये क्लियर लॉज पुट डाउन कर दिए गए हैं। डे केयर फैसिलिटीज़ भी जब तक पूरी उनकी तशखीस ना की जाए, उनको खोलने की इजाज़त भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आप अपनी भी पूरी तशखीस करें। अच्छा, जब ऐसी जगहें खोली जाती हैं, जैसे डोर ऑफ अवेयरनेस है, मैडम आपकी जगह है, तरबियत कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मैडम आपके लिए? जी, फॉरमोस्ट सबसे पहले जब मुझसे पूछा भी जाता ना कि क्योंकि आप खुद भी एक माँ हैं, being a mother, एग्जैक्टली,
यू नो, तो बच्चे ABC जल्दी बोलना सारा कुछ है, लेकिन तरबियत कम्स फर्स्ट। जो एटिकेट्स है ना, और जो आप उनकी जो ग्रूमिंग करते हैं, उनकी रेजिंग करते हैं, वो सबसे पहले आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मेरी जो सबसे छोटी है बेबी, वो अब जाके हमारे पास 7 मंथ्स की हुई है, पूरी सदके है। अब माशाल्लाह, आप यकीन माने, अगर कभी मेरे उस पे पेज पे जाएं तो कभी होता है, कभी हम ज़्यादा नहीं उसकी वीडियोस शेयर करते, सो वेरी फ्यू टाइम्स। उसकी हमने सबसे पहले उसको वो करवाया कि जी, वो एक दिन मेरे से वैसे सवाल हुआ कि अच्छा जी इसकी क्या तरबियत होगी, मतलब कि क्या। मैंने कहा मेरी बात सुने, बच्चे को सबसे पहले आप बच्चा जब रिस्पॉन्स करता है, आपने वो भी उसको एक तरह का सिखाना होता है। कई दफ़ा आपने ये चीज़ देखी है, जब बच्चे आपको आते भी हैं तो बच्चे का टाइम्स रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे होते। दिस इज़ बाय द वे फर्स्ट चीज़ है जब आप तरबियत करते हैं कि बच्चा कोई अगर आपको आए, बुलाए या जो भी, तो बच्चा आपकी तरफ कैसे आता है, रिस्पॉन्स कैसे करता है, और आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है। ठीक है, आप करके बात कर रहे हैं, तूतड़ा कर रहे हैं। हाँ, और मैं एक बात बताऊं, जितना छोटा होगा ना, उतना जल्दी तो वो अडेप्ट करते हैं, चाहे अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो। इसलिए तरबियत ऑफ कोर्स सबसे पहले होती है। आपने सबसे पहले आपके टीचर आया है, कोई भी आया, बड़े आए हैं, सबसे पहले मिलें, सबसे पहले तो मिलें। और कम्युनिकेशन जो है, चाहे चलें जी कह देते हैं जी बच्चों के साथ जी इतनी भी क्या बात हो सकती है, नहीं जी बहुत हो सकती हैं। मेरे ख्याल में मेरे बच्चे जो हैं, ज़्यादा मेरी बातें उनके साथ ज़्यादा मेरे ख्याल से वो मुझे समझ आते हैं और मैं उनको समझ आती हूँ। ये बाकी सही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चूचू पीपी पापा जो हम बच्चों से करते हैं, एक्चुअली तो सबसे ज़्यादा जो आजकल बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि जब बच्चे से बात करो तो उससे एक और इंसान की तरह बात करो। जिस तरह हम बिल्लियों और कुत्तों के साथ चीची चाचा पापा करते हैं, उसी तरह हम छोटे बच्चों के साथ करते हैं, क्योंकि हमें लगता है इनको क्या समझ आनी है, लेकिन पैदाइश से उनको समझ आती है, माँ के पेट में उनको समझ आती है। हाथ की पहचान, जिस तरह आप देखो ना, जो हाथ की पहचान क्या है, देखें जब बच्चे आते हैं तो वो उनको पता चल जाता है। मेरा पता है, जो मेरी स्टाफ होम हेल्प है, जो उनका सबका पता है, बाजी हैं, इरम बाजी। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आपने अभी कहा ना कि तरबियत और रेजिंग, थोड़ा सा यस हम पेरेंट्स को भी साथ साथ बताते हैं कि देखें अगर कुछ चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जब वो आप घर पे भी करें, वो आप भी करें। ठीक है, जैसे कि हमारी सब बाजीज़ हैं तो वो बाजी ही हैं, किसी ने नाम से नहीं बुलाना। ठीक है, मिलना है, सबको मिलना है, बैठना है। पहले शुरू में आया था चीज़ कि मेरी जैसा कि जो स्टाफ है, जब बच्चे खाना खाते हैं, जब हमारा उनका जैसे सुबह ब्रेकफास्ट का एक पूरा हम टेबल पे भी डाइन करते हैं जी, बैठना है, सब बच्चे बैठते हैं। एक दो दफ़ा ये हुआ कि मेरी एक हेल्प ने कहा कि नहीं हम मतलब कि, मैंने कहा नहीं, अगर आपने साथ बैठना है। एक मेरे जो पेरेंट, एक्चुअली मेजॉरिटी, कई दफ़ा मुझे बहुत बाहर से भी पेरेंट्स आ जाते हैं, उनकी शायद अवेयरनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इनफैक्ट आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि उन्होंने आज कहा कि वाओ कि ये साथ बैठ के। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा क्योंकि ये इनके लिए बड़ा ज़रूरी है, बच्चों के लिए। भाई जो लोग आपका ख्याल रखते हैं, आप अगर उनका ही नहीं अदब करेंगे, अगर वो ही इस काबिल नहीं है कि वो साथ बैठ के आपके बच्चों को खाएं, तो फिर वो उनकी बात क्यों सुनेंगे? मोर देन एनीथिंग इंसानियत का बड़ा सिंपल तकाजा ये है व्यूअर्स कि यू हैव टू ट्रीट पीपल द सेम वे जैसे आप चाहते हैं कि आपको ट्रीट किया जाए। अच्छा मैडम, बिल्कुल लास्ट, क्योंकि हम बात को कंप्लीट करके बिल्कुल देखिए, तरबियत जो है ना मेरे नज़दीक इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं अगर ये कहूँ कि तालीम व तरबियत नहीं, तरबियत व तालीम होनी चाहिए। आजकल डिग्री होल्डर्स भी जो है ना, उनकी भी तरबियत में बहुत ज़्यादा फ्लॉज नज़र आ रहे होते हैं उनके बिहेवियर में। मेरे जो स्कूलों के बच्चे हैं माशाल्लाह, डोर ऑफ अवेयरनेस के बच्चे 3 साल से कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, उनके एडमिशन्स हो रहे हैं। मुझे मेरी एक प्रिंसिपल जो थी, वो मेरी फ्रेंड थी कॉलेज की, उन्होंने मुझे कॉल बैक किया। उन्होंने मुझे कहा कि आपके बच्चे एडमिशन के लिए आए थे, इंटरव्यू में, मैंने फ़ाइनल इंटरव्यू मैं ख़ुद लेती हूँ, और आपके बच्चों में इतनी हम्बलनेस, इतनी डिसेंसी थी, आप क्या करती हैं इनकी तरबियत के लिए, मुझे ये बताएं। कहती हैं और इतने बच्चे आए हैं डिफरेंट स्कूल से, बहुत अच्छे स्कूल से, लेकिन आपके बच्चे, मुझे पता है कितनी हम्बल बैकग्राउंड है इनकी, और ये बच्चे कितने गरीब घरानों से हैं, मेड्स के, गार्ड्स के, ऐसे बच्चे हमारे पास पढ़ रहे होते हैं। उन बच्चों में आपने क्या डाला है कि तरबियत क्या उनकी की है आपने, किस तरह प्यारे बच्चे इतने आपने ग्रूम किए हैं। तो हमारा फोकस जो है ना तरबियत पे बहुत ज़्यादा है। और मैडम वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और व्यूअर्स, तरबियत सिर्फ ये नहीं होती कि बच्चों को सलाम, खुदा हाफिज़, सॉरी, थैंक यू, ये चीज़ें सिखाना। तरबियत ये भी होती है कि आप उनको सिखाएं कि दूसरे इंसानों के साथ हमने कैसे पेश आना है, चाहे वो उनके केयर गिवर्स हों, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हो। आपने बच्चों को सिखाना है कि हर इंसान के साथ
तमीज़ से, तहम्मुल से, अच्छे रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड के साथ पेश आना है। और ये बच्चे सिर्फ तब सीखेंगे जब हमारा रवैया भी ऐसा ही होगा दूसरों की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you, गॉड you guys ब्लेस for यू। having us. तो व्यूअर्स, अगर आपके भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ रही है कि आप अपने बच्चों को कहीं पे छोड़ें और आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो डे केयर एक बुरा ऑप्शन नहीं है व्यूअर्स, बल्कि ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, स्पेशली वर्किंग पेरेंट्स के लिए, सिंगल मदर्स, सिंगल फादर्स के लिए, ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड्स के लिए। इस ऑप्शन को अवेल करें, ना कि अपने बच्चों को ऐसी जगह या ऐसी सिचुएशन में छोड़ें जहाँ पे वो महफूज नहीं है या खुदा न खास्ता वो किसी डेंजरस सिचुएशन में आ सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या बात है, द वेरी वेरी टैलेंटेड नादिया शेख। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, अब बहुत दो भारी भरकम लोगों का इंट्रोडक्शन करना है मैंने। आई मीन व्यूअर्स, इनका इंट्रोडक्शन तो खड़े होकर ही करना बनता है क्योंकि एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड फिनोमिनल इंडिविजुअल्स विद अस टुडे। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा हमेशा से एक ही गिला रहा है जब हम अपनी इंडस्ट्री की बात करते हैं कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत मेजर हिस्सा कंट्रीब्यूट किया होता है हमारी इंडस्ट्री में, हमारे इंडस्ट्री के अंदर काम करके, उन लोगों को और उन लोगों को क्रेडिट देना और उन लोगों से सीखना हमारा एज जूनियर्स फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये लिविंग इंस्टीट्यूशंस हैं। लिविंग लेजेंड्स तो हैं सो हैं, लेकिन एक लिविंग इंस्टीट्यूशन है जिनसे हम सीख भी सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं और शायद उनके करियर की ट्रजेक्ट्री को देख के कुछ हम अपने करियर को भी बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं एक लिविंग इंस्टीट्यूशन से, अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी जिनके आप सारे ही फ़ैन हैं, एक बेहतरीन एंकर पर्सन, एक बेहतरीन होस्ट। वैसे तो बैंकिंग की फील्ड से भी इनका ताल्लुक़ रहा है और बहुत नहीं, हम बैंकिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, हम बैंकिंग को मेन नहीं बना सकते, बट ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज एंड ऑल्सो फेमस पोइट जमीलुद्दीन आली के साहबजादे हैं। एंड वो एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से ऑनर इन इटसेल्फ है, बट एक बहुत बड़ा बर्डन टू कैरी एज वेल। उस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप बैठ जाएं बाप। मैं वो एक लड़की भी है ना, उनका भी हमें इंट्रोडक्शन करना है। एक प्यारी सी लड़की जो बड़े होने का से इनकार कर रही है और इनकार करती है कि मेरा बड़े नहीं होना। मैं हमेशा से एक बबली, लविंग, ऑसम पर्सनैलिटी रहूँगी। शी इज़ आर एब्सोल्युटली गॉर्जस 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 सीनियर आर्टिस्ट, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका इतना बड़ा दिल है, सबसे प्यार से, खुलूस से, रिगार्ड से मिलती है। वैसे तो हमारे यंग मैन भी बहुत प्यार और खुलूस से मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं कि जेन्युइनली फॉर समवन लाइक मी हु मतलब हुज फादर पास्ड अवे एट 21, इनको जब भी लगाती हूँ ना तो एक्चुअली 2 लम्हे के लिए भूल जाती हूँ दैट आई डोंट हैव अ फादर। सो गॉड ब्लेस यू एंड यू आर एन अमेजिंग पर्सन। दिस इज़ आवर थर्ड शो टुगेदर माशाल्लाह। और ये यंग लेडी के साथ भी हमारा पहला शो नहीं है। हमारे साथ रूही खान हैं जो एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं। रेडियो की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, स्टेज की बात करें, फिल्म की बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुँच गई हूँ, बैठना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ओके, सबसे पहले तो सर, पता नहीं क्यों मुझे अब जाके इस बात का एहसास हुआ कि आपका असल नाम जुल्करनैन जमील आली है। तो राजू जमील कहाँ से आए? बिकॉज वी ऑल नो यू एज राजू साहब और राजू अंकल और राजू जी। आई मीन व्हाट इज दिस? हाउ डिड यू गो फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल नेम जुल्करनैन टू राजू? राजू इज आल्सो ब्यूटीफुल, बट it goes back about 1951 or 52. I was born 1949, 14th August. Yes. And I was a very ladla of my puppies. मेरी बड़ी छोटी पुप्पी नादरा पुप्पी नोमानी, she lives in Houston. अच्छा। I was her favorite. And she was या अभी भी हैं? हैं? अभी भी हैं? अभी अल्लाह का करम है। अभी भी favorite? Yeah. I just went to her about 1.5 माह पहले। I was in Houston with her. नहीं, जो बचपन में फेवरेट बच्चे होते हैं, जरूरी अभी नहीं है भी ना वो बड़े है, होके भी फेवरेट इसीलिए तो मैं गया था। I had gone somewhere else. I had gone to LA, but I flew specially to Houston to meet her. अच्छा। तो वो उन्होंने मुझे प्यार से मेरा राजा, तो राजा उछलते उछलते राजू बन गया। अच्छा। And credit goes to her.
मेरी बड़ी छोटी पुप्पी। और वो नाम ऐसे स्टिक किया कि इवन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री Banking, I mean, my president used to call me Raju. Everybody, all. हालांकि ऑफिशियल नेम, पासपोर्ट नेम है जुल्करनैन जमील आली, बट राजू, माय फोर्स एंड फ्रेंड्स कॉल मी राजू। अच्छा, एक गिला है जो आया है आपके लिए, उसके बाद फिर मैम आपके पास मैंने आना गिले? कुछ कम नजर आ रहे हैं आप एक्टिंग। जी, उसकी वजह है। क्या मसला है? उसकी वजह है, नाराज हैं आपसे? एक्चुअली आप लोगों की और आप लोगों की गलती है। आप लोग चाहते हैं कि कोई माशाल्लाह चमकता हुआ तारा नजर आए, और तो आपसे ज्यादा कौन चमकता है? हम तो ना बाल रहे हैं, सफ़ेद बाल हैं, वो कहते हैं नो वाइट हेयर नॉट वांटेड, और जिनके थोड़े बहुत हैं तो उनकी कुछ लॉबीज़ वगैरह ऐसी हैं कि दे कीप ऑन विजिंग अराउंड, तो उनका हो जाता है। आई एम नॉट दैट काइंड कि आई वुड गो एंड से कि प्लीज़ आई एम अवेलेबल, आई एम नॉट दैट काइंड। इफ एनीबडी नीड्स मी दे कैन कॉल मी। सो ये नहीं है कि एक्टिंग छोड़ी हुई है? नहीं, मैंने नहीं जब छोड़ी, आएगा मैंने नहीं छोड़ी, लोगों ने छोड़ा हुआ। अगर लोगों को समझ में आएगा कि हाँ वी वांट टू यूज हिम, दे विल कॉल मी, नो रिग्रेट्स। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन शोबिज़। अल्लाह का करम है, आई बीन अ बैंकर, 42 ईयर्स मैंने बैंकिंग की है। माशाल्लाह। अल्लाह का करम है, टचवुड, मैंने अपने हाईएस्ट असाइनमेंट की हैं बैंक में। आई वर्कड ओवरसीज एंड ऑल दैट। शोबिज़ तो एक साइड किक है, शौक है, कंपैशन है। नहीं, बट उसमें लाइफ भी में आपने इतना भाई नाम देखिए, कमाया एक है। मशहूर कहावत है, लाइफ में नॉट बी द पार्टी वी होप्ड फॉर, बट व्हाइल वी आर हियर वी माइट एज वेल डांस। बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैं सिर्फ देखिए, ये एक बड़ी फितरी बात कर रहा हूँ मैं आपको समझ में आएगा कि इंसान के लिए प्रोफेशन हर एक का होता है। डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, फ्लाइट कैप्टन होता है, सब। उसकी लाइफ में अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेशन हट के कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए विच कुड कीप हिम अब्रेस्ट विथ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। बिल्कुल। आई चोज टू बी शोबिज़। अच्छा भी काम किया, बुरा भी काम किया। हासिल क्या हुआ? अच्छे दोस्त हासिल हुए, बड़े बड़े शोबिज़ के बड़े बड़े टॉप रेटेड अदाकारों के साथ अल्लाह ने मौका दिया कि मैंने काम किया। मोहम्मद कबीर खान जैसा देव, और बड़े बड़े आजकल के जो आपने ख़याम सरदी के साथ भी काम किया था? आपने ख़याम सरदी के साथ भी काम? ख़याम सरदी के साथ मैंने हम मोमिना का किया था प्ले पारसा, जिसमें आयशा थी, एहसन था, वो था, और that was last of Khayyam's play. Yeah. He passed away after passed a away month of after. that play. पारसा, ख़याम के साथ काम किया, कवी खान के साथ काम किया, आबिद के साथ काम किया, अफजाल चिट्टा के साथ काम किया, और उज़मा गिलानी के साथ। इस स्टूडियो में काम किया हमने। यावर हयात की प्रोडक्शन में काम किया इस स्टूडियो में। मोहम्मद निसार हुसैन की प्रोडक्शन में इस स्टूडियो में काम किया। वाओ। ये तो 72 में बनाती नई बिल्डिंग, मतलब पुरानी बिल्डिंग तो एम्प्रेस रोड पे थी। रेडियो पाकिस्तान में लाइव प्ले हुआ करते थे, वहाँ भी किया एक छोटा प्ले। तो तारीख तो बड़ी लंबी है, और मेरी किताब में सब आ रही है। कब आ रही है? अच्छा, किताब पे भी हम बात करेंगे। ये जो हमारे साथ यंग लेडी बैठी हैं, इनसे भी कुछ मैंने ज़रूरी सवाल पूछने हैं। शी इज़ अ वेरी पॉलिश्ड आर्टिस्ट माशाल्लाह। शी इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। और रेडियो में भी इनका बड़ा दखल। और क्वेटा से आपकी जर्नी शुरू हुई थी ना मैम? यस। और क्वेटा से जर्नी फिर मेन स्ट्रीम में कैसे आई? बस क्वेटा में ऐसा था कि हमारे वहाँ का माहौल ऐसा है कि लड़कियों का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता उस वक्त। अब तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत कर रही हैं, लेकिन उस वक्त बिल्कुल भी नहीं था। और मैंने बड़े छुप छुप के काम किया। छुप छुप के कैसे? हाँ। लड़की छुप के कैसे काम कर सकती है? ये बताए ना। मतलब घर पे कुछ तो बता के निकलना होता है ना। लड़के तो फिर भी कहते हैं कि मैं जरा जा रहा हूँ हमसायों में। तो लड़की का हाँ, उसमें ये था कि मेरे अब्बू को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं काम कर रही हूँ। अम्मी को पता था, मेरे बड़े भाई को पता था, और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और अगर मुझे जाना होता था टीवी पे या कहीं भी, तो मेरे भाई जो तो अब्बू टीवी नहीं देखते थे? नहीं, वो बिल्कुल ना ड्रामा देखते थे ना कुछ, सिर्फ खबरें देखते थे। नहीं, तो बात ये है कि कोई जानने वाला कोई तो कह देता है कि तुम्हारी कुड़ी ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी ड्रामे में। कोई कुछ तो कह देता है। ऐसा मौका नहीं आया। नहीं, बट कैसे बची रही आप? कितनी देर बची रही अब्बू के? एक साल में बची। साल ही बची ना, कोई मैं तो समझी पता नहीं कितना अर्सा आपने चुके। बात कर रही है मेरे ख्याल में जब ज़हीर खान या शहजाद खलील
ये वो लोग जीएम थे जब नहीं नहीं, मैं इकबाल लतीफ़ वगैरह उस ज़माने इकबाल के- लतीफ़ इकबाल लतीफ़ था। इकबाल लतीफ़ कोयटा में आए, जी, उनका प्ले मैंने किया। जुल्फ़िकार नकवी, उनका मैंने प्ले जुल्फ़िकार किया। नकवी was a good Yes, producer, yes. उनका मैंने किया। मेरा गांव इकबाल लतीफ़ का किया 1 2 3, और पश्तो के 1 2 प्ले किए। सज्जाद साहब भी थे वहाँ। हाँ पश्तो जी। के भी प्लेस किए। यस, पश्तो का एक मैंने सीरियल किया, शपोल, मतलब चांद के गिर्द जो हाला होता है रोशनी का, उसका नाम ये था शपोल। वो मैंने किया। बलोची के भी 1 2 किए, लेकिन मुझे सीख के मैंने किया, मुझे बलोची नहीं आती थी बिल्कुल भी, तो वो मैंने किया। उसके बाद एक मैंने वहाँ स्टेज किया, और मेरे लिए उस दिन मरने वाला मकाम था। क्यों? स्टेज हाँ, स्टेज बताए कहानी, फौरन बताए कहानी। दिस वेरी इंटरेस्टिंग। राजू भाई, राजू साहब और मैं बहुत ज्यादा जोर से सुनना चाहते हैं ये। आइंदा भाई मत कहना। जो गलती से कह दिया ना, गलती से कह दिया। You're my बाबा, आई लव यू। बाबा नहीं, आई एम योर नाना। You can't be my नाना, you can be my बाबा। नहीं, You know, तुम छोटी हो, बहुत छोटी हो अभी। उम्र बता दूंगी और नहीं फिर नहीं, मुझे तुम बहुत मारेंगे। छोटी हो अभी। ब्रेक में बताऊंगी असली उम्र। अच्छा, अच्छा, अब मुझे मेरे भाई जो थे उनकी एक एकेडमी थी जिसका नाम अक्विटी था। क्या नाम था? अक्विटी। एक्विटी। हाँ, और वो कोयटा में थी। ठीक है। तो वो उसमें मतलब ड्रामे वगैरह सब कराते थे। उनका एक प्ले था जो लेडीज़ और जेंट्स शो इकट्ठा था, तो स्टेज का वो वैसे नॉर्मली साथ ही होते हैं। साथ ही होते थे मेरे। आपने सोचा कि शायद सिर्फ लेडीज का होगा। अच्छा, तो वो साथ था, फिर क्या हुआ? तो भाई ने मुझे कहा कि इसमें है एक करेक्टर, वो तुमने करना है, तुम कर लो। मुझे तो बड़ा ही शौक था, मैंने कहा ठीक है। अब जब मैंने शो किया, अचानक मेरी सामने नज़र पड़ी तो हमारे एक टीचर सामने बैठे हुए थे। ओह, तो ठंडी हो गई मेरी होंगी। जान निकल गई। मैंने प्ले छोड़ा, मैं विंग में भाग गई। अब वहाँ छोड़ के चली गई? हाँ, मतलब तकरीबन ख़त्म ही था, मैंने अपनी एंट्री की और मैं भागी। अच्छा, ओके। भाग के विंग में चली गई। विंग से मैं जब प्ले ख़त्म हुआ, मैं घर गई। घर जाके मैंने कुंडियाँ लगा ली अपने कमरे को। मैंने कहा नहीं, मैं सामने नहीं आऊँगी। मेरे उस्ताद साहब घर पे ही आ गए, क्योंकि वो हमारे घरेलू रिलेशन थे उनसे। या अल्लाह। अब वो घर पे आ गए, मेरी जान निकल गई। मैं कहा मेरे अब्बू को ना पता चल जाए, लेकिन उन्होंने समझते थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा किसी से भी, सिर्फ आके मुझे समझाया कि बेटा ये आज तो तुमने किया, आइंदा ना करना, तुम्हें मार देंगे ये लोग, तुम्हारे ख़ानदान के नहीं लोग। तो एक सेकेंड, अब्बू को पता कब चला? मैं तो वो कहानी जानना हाँ। चाह रही हूँ। एक्चुअली तो कहानी वो जानने वाली है। अब्बू को उस वक्त पता चला जब मैं लाहौर में आके प्लेस कर रही थी। लाहौर में आके जब मैंने पहला सीरियल सोना चांदी किया, हाँ तो जी, वो अब्बू स्मैश ने, हिट। हाँ, वो अब्बू ने मतलब देख लिया। गाड़ियाँ सारी, रोड खाली, शिबा, सुनसान। हाँ, she was अरे very- बिल्कुल। she was amazing in that. वो मेरे अब्बू ने देखा तो वो बैठ गए, अब चेयर रख के बैठे में, और मैं जैसे ही एंटर हुई हूँ तो यूं ही अच्छा, उन्होंने अब्बू भी मुझे- लाहौर थे इस वक्त? हाँ, लाहौर आ चुके हुए थे। उन्होंने मुझे एक लुक यूं कराई और मेरी तो मानो कि जान वो निकल गई। पंजाबी में तराजू निकल जाता है। हाँ, तराज मैं निकल गया। फौरन जाके कदमों में पड़ गई उनके। मैं कहा अब्बू मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये किया है, ये मेरा शौक और मैंने है। बहुत किया है। आपको तो बाद में पता चला है। मैंने तो बहुत से ड्रामे कर लिए हैं। मैं कहा अगर जिंदगी में आपको कभी भी कोई ऐसा मौका मिले या मेरी तरफ से कोई गलती हो, खुद अपने हाथों से मुझे शूट कर देना। मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी, कभी आप नहीं सुनो। जहन में शूटिंग ही है। जहन में भी शूटिंग है, कुछ किसी भी ड्रामा किस्म की शूट करते शूटिंग हो करते अब्बा से जाए, भी कह जाते दिया। जाते भी शूटिंग हो। अरे इन्हें नहीं पता कि अब्बा को दो बहाने बातें कह रही हैं कि आप भी कैमरा लेके शूट आप कर भी दीजिए। शूट कर ले। अच्छा, फिर उसके बाद अब्बू ने ना कहा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ तुम कब तक मुझे मौका नहीं देती। अगर मुझे मौका नहीं मिला, तुमने कोई गलती ना की तो करती रहना। उसके माशाल्लाह। बाद मैंने किया काम बड़े अच्छे तरीके से, और उन्होंने देखा कि स्क्रीन पे भी मेरा कोई करैक्टर ऐसा नहीं होता था जिससे उन्हें हो कि नहीं ये क्या कर रही है, वो भी नहीं था। फिर वैसे भी कोई मौका नहीं दिया मैंने, बड़े अच्छे तरीके से किया और अब्बू बहुत खुश हुए। और फिर चल सो चल, और फिर मैं जो कई प्ले किए, पंजाबी किए, उर्दू किए, वाह, माशाल्लाह, you've done फिर a lot. मैंने फिल्म भी की। बिल्कुल। हाँ, और फिल्म इंडस्ट्री में मैं इतना
मिक्सअप नहीं हो सकी क्योंकि वो हमारे मिजाज It's a different नहीं, world. हाँ It's a तो वो different 2-3 मूवीज मैंने की और फिर It's उसके a बाद different मैंने world for them. हाँ। I mean, it's a good world for them. हाँ But comparatively, she's right कि नहीं, लेकिन आजकल की मूवीज तो आप लोग करें। आजकल आजकल की मूवीज जो हैं वो भी ऑलमोस्ट ड्रामा ही हैं, मतलब अच्छा, जरा मुझे बताएं ना अपना ओपिनियन अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री नाउ। I mean, देखिए, आप लोगों ने वो टाइम भी देखे जब फिल्में अच्छी भी होती थी। I'm kind of a historian for the old Pakistani movies Exactly. of the 50s and Exactly. 60s. और आपके पास which बहुत made a चीजें mark. archive भी हैं। And why they are remembered, आजकल उन तक फिल्मों को क्यों याद किया जाता है, उसकी बेसिक वजह है क्या? उसके गाने। अब 1954 की बनी पूरी हुई एक साउंड ट्रैक होता था। आप देख- नहीं, लोग आप- कैसेट खरीदते थे, सीडी, चलो उसके बाद सीडियां आ गई, बट आप वो खरीदते थे और वो पूरा साउंड ट्रैक अंग्रेजी और पाकिस्तान हॉलीवुड लॉलीवुड सब फिल्मों का। अब तो कोई साउंड ट्रैक ही नहीं जुगन होता। मेरी बेटी बात सुनो तुम लोग। 1954 में एक फिल्म बनाई, जो मेरी उम्र क्या थी, 6-7 साल थी, मुझे क्या पता कौन सी फिल्म है, क्या है ये। वो बनाई WZ अहमद ने एक फिल्म बनाई, ये वापडा हाउस होता नहीं था, एक खंडर बना हुआ था, उसके पास से बैलगाड़ी में संतोष कुमार बैठे चले जा रहे हैं और गाँव से गुजर रहे हैं बैलगाड़ी में। वो गाना गा दिया एक आदमी ने, शराफत अली ने। हम बड़े होते गए, वो फिल्म पता नहीं लोगों ने देखी होगी, मैंने भी देखी है वीडियो में जाके, अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म है। देखते रहे वो फिल्म जिंदा क्यों है अब तक। तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, सुना है गाना? सुना हुआ है। That is why that film is alive. That is why film like 7 लाख, आए मौसम रंगीले सुहाने, क्या जिया नहीं खूबसूरत माना। गाना। That is why that film is alive. आजकल की फिल्मों में किसी तरह से इन लोगों के दिमाग में ये बात डालें आप कि डू द क्रिएटिव सॉन्ग्स टू मेक। उन फिल्मों को 50 साल बाद कोई बात कर रहा होगा, राजू जमील बैठा हुआ, कि वो फिल्म कितनी ज़बरदस्त थी। बना रहे हैं, अच्छी फिल्में बना रहे हैं, बट अब ये एक स्पेसिफिक जनरेशन के लिए बन रही है। इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। नो, मामा अक्सर ये बात कंप्लेन करती हैं, शी इज लाइक, जुगन मूवी देखने के लिए जाते थे तो गाना देखने के लिए भी जाते थे हम। तो गाना ही पे तो फिल्म जिंदा रही है। और सबसे पहले ये पूछा जाता था, अच्छा कितने गाने हैं इस फिल्म में? बिल्कुल। अब तो कोई एक गाना आ जाए तो गनीमत है। और वो अच्छा, भी गाना भी ऐसा है कि कोई याद रहे गाना। इतनी फिल्में बनी हैं, माहिरा की और महविश की, हुमायूं की, और पता नहीं क्या क्या, बिलाल ने अभी बनाई है, कितनी खूबसूरत मूवी, क्या है वो, मौला जाट। वेरी गुड मूवी, आई सॉ इट इन LA। मतलब पब्लिक टूटी पड़ी हुई थी, बिल्कुल। मगर उसके अंदर इसको कोई एलिमेंट ऑफ गुड सॉन्ग वगैरह पुराने ले आते आप, पुराने ज़माने का ले आते आप गाना। अब इंडिया में जो फिल्में बनती हैं, आई एम सॉरी टू कोट इट हियर, इंडिया में फिल्में बनती है, वो अपनी पुराने तरीन गाने ले आते हैं फिल्म में। बड़ा ऐसी सिचुएशन, इम्प्रोवाइजेशन एवे टाइप भी होगी, बट वो गाना वो इतना अच्छा ले आते improvisation हैं कि ऐसी बंदा का- उसके पीछे देखने चला नहीं, जाता वो इम्प्रोवाइजेशन ऐसी करते हैं कि वो पुराने ज़माने का वो कोई पता नहीं राज कपूर की फिल्म का गाना जो है वो फिट कर देते हैं आजकल की और सिचुएशन। फिर ओल्डर जनरेशन से लेके छोटा बच्चा तो सब तक आ उसको जाते हैं। सुन के आ जाते हैं, बिल्कुल। That's right. अच्छा, एक बात बताओ, एज अ सिंगर व्हाट इज योर ओपिनियन? मतलब ये जो एक गिला आ रहा है कि गाने आ ही नहीं रहे, आजकल सिंगर्स ही हैं, प्लेबैक सिंगर्स नहीं रहे, क्योंकि प्लेबैक किस चीज़ की करें, है ही नहीं। अच्छा, आप मुझसे म्यूजिक के बारे में स्पेसिफिक है, क्यों नहीं अच्छे गाने क्यों नहीं बन रहे? नहीं आप नहीं, ये मैं कुछ और मैं कह रही हूँ कि ये जो जैसे कि राजू जी कह रहे हैं कि म्यूज़िक की जो एक फील्ड है, राइट, फिल्मों के अंदर अब म्यूज़िक नहीं आ रहा, म्यूज़िक पे कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा, तो एज अ सिंगर आपकी राय क्या है? आई डोंट नो द ओरिजिनल रीज़न, बट जहाँ तक म्यूज़िक की स्पेसिफिकली बात करें फिल्मों से हट के, तो सही बात है कि ऑडियंस जो है वो आजकल के म्यूज़िक की बड़ी स्पेसिफिक हो गई है। जैसे रैप इंट्रोड्यूस हो रहा है, सूफीज़्म है। हाँ, तो हर चीज़ में आजकल जो है वो ऑडियंस चेंज हो गई है। पहले पोइट्री होती थी, अब वो पता है कह रहा है, एक स्टूडियो में जब काम हो रहा होता है तो एक ही बंदा पोइट्री लिख रहा है, वही कंपोज कर रहा है, वही उसको प्रोड्यूस कर रहा है, वही उसकी अरेंजमेंट्स कर रहा है, और कोशिश करके कंप्यूटर पे और कोशिश करके गा भी खुद ही लेते हैं और फिर सुनते भी खुद ही है बैठ के। तो ये हो रहा है बेसिकली। पहले एंड ट्रेजेडी सबसे बड़ी आर्या जो मुझे बॉदर करती है, पहले गाने होते थे
4.5 मिनट के, अब 6 2.5 मिनट मिनट के, का। 8 मिनट, 2.5 मिनट से लंबा गाना चलाओ तो वो चलता ही नहीं। बोरियत। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जहाँ पे हम फिल्मों की बात करें, गानों की भी बात करें, तो सुल्तान राही साहब की आज डेथ वाह, एनिवर्सरी है, तो great, उन पे भी आप बिल्कुल मैं तीनों आपको का एक बड़ा वाकया बताऊंगा उनका। ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, इतने प्यारे प्यारे मेहमान तो खैर नहीं, एक्चुअली तो ये चैनल इनका है, हम यहाँ पे मेहमान बैठे हुए हैं आन जान वाले। लेकिन हमारी प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फातिमा ने क्या किया है किचन में। खाना बिल्कुल रेडी है हमारा, 4 गोश्त एंड सैलेड एंड रायता सब कुछ रेडी है। थैंक यू सो मच बेटा, ब्लेस यू। वेलकम। यम यम। बहुत ही लजीज सा खाना तैयार किया है हमारी बहुत ही टैलेंटेड सी शेफ़ ने, थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा, क्योंकि आज सुल्तान राही साहब की डेथ एनिवर्सरी है, तो मैडम आपसे बात शुरू करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। सुल्तान राही साहब इस इंडस्ट्री के ही नहीं, वैसे भी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, और उनकी वजह से कई घरों के चूल्हे जलते थे। जब उनकी डेथ हुई तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यही कह सकते हैं कि बड़े लोगों ने ये बेयारों कहा कि हमें लगता मददगार है हो कि गए। हम यतीम हो गए। बड़े लोगों ने ये बिल्कुल, बात कही, बिल्कुल। क्योंकि एक तो उनकी वजह से काम बहुत लोगों को मिलता था, और उसके अलावा वो हाँ। जेनरस बहुत थे। और आप पता है- देखो कि उनका काम ना, वो अगर आज शूटिंग पे आए हैं तो कोई होती थी 5 घंटे की शिफ्ट होती Steady थी, shift। तो वो सब करके फिर 5 घंटे की और करके फिर अगर कोई आ गया राही साहब, सर मेरे एक शूट कर दें, तो उन्होंने कहना मेरे पास तो टाइम नहीं, अब मैं कैसे करूं, चल पुत्री तू इंज कर, तू टेडी शिफ्ट रख ले, मैं वो कर दूंगा। और वो सुबह के वक्त आके तो वो शूट भी कर रहे हैं, सारा दिन भी लगे हुए हैं, वो भी कर रहे हैं, तो वो समझ से बाहर था कि वो कैसे करते थे। 700 से ज्यादा फिल्में मैडम। और वही सॉरी टू कट इन, बट वॉट एवर शी इज सेइंग, जो बात कह रही है ना, 1,00,000% सही बात कह रही हैं। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं लाहौर आता हूँ तो मैं एवेन्यू स्टूडियो, बारी स्टूडियो, शानूर, बारी, आई गो देयर, आई मेक वीडियो। मेरे पास अपना यूट्यूब अकाउंट है, मैंने डाली हुई हैं 5 किस्तें, पार्ट 1 पार्ट 2 एवेन्यू की। सजाद इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। और मैं गया बारी स्टूडियो, लास्ट ईयर की बात है, दैट वाज दिसंबर 2021। आई वेंट देयर, मैं देखा कि बहुत बड़ा एक कोई किला नाइट बनी हुई है, और वो कोई अदालत बनी हुई है, और ऐसे वहाँ कुछ लोग बैठे हुए एक बहुत बड़ा कैमरा लेके उसकी लेंस साफ कर रहे थे। तो मैंने कहा यार दिखाना ये क्या है, लाइट क्या है, वो जो होती है ना स्पॉट लैम्प, ऐसे जो लैम्प होते हैं। उसने दिखाया इतना बड़ा बल्ब, उसने कहा ये इतना 1000 पावर का है, और ये वो। मैंने कहा यार बड़ा कमाल है, तुम क्या कब से हो? उन्होंने कहा मैं बाप स्टंटमैन था। मैंने कहा यहाँ का कोई वाक़या बताओ। कहते यहाँ जो रूल किया है वो सुल्तान राही ने रूल किया है। उसने मेरे वालिद से एक बात कही थी, उसने कहा राही साहब आप आराम किया कीजिए, आप इतना काम करते हैं, आप 24 घंटे काम करने लगे हैं, आप सोते कब हैं? कहने लगे जिस दिन मैं सो गया ना तो लोग सो जाएंगे। और यही हुआ। वही हुआ, बिल्कुल। इन्होंने बिल्कुल सही बात की, और ये उस लड़के ने कहा मुझे बारी स्टूडियो में, एंड आई रिकॉर्डेड दैट एंड आई हैव इट इन वीडियो। और ये आपके YouTube के ऊपर मेरे YouTube पे मैं लोड कर रहा हूँ उसे, बिकॉज एंड द YouTube चैनल इज कॉल्ड राजू जमील। राजू जमील के नाम से मेरा YouTube चैनल। और माशाल्लाह सुल्तान राही वाज वन ऑफ द यू नो, मैं आपको पता है पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है कि सुल्तान राही इज मेंशन्ड इन गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल शुरू That's a में मैंने great- शेयर किया। ग्रेट आप ऑनर। सोचे कि 700 से ज्यादा पंजाबी और उर्दू की फिल्में की बिल्कुल, एज द मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर। और ये नहीं है कि वो बाय द वे यूं ही गोइंग पासिंग बाय एक्टिंग करते थे कि भाई मुकाना है यार चलो। नहीं नहीं, हर चीज में मदगम होके, कैरेक्टर को निकाल के
I mean, people used to hate him when he used to be a dacoit या कोई और, मगर ज़्यादातर उन्होंने गुडी टू शूज़ के काम किए हैं उन्होंने। बट ही स्टार विलन के रोल्स में। बिल्कुल। और देखिए उनके बाद जितने स्टूडियो थे सब बंद हो गए, खत्म हो गए। अभी वहाँ मैं कोई जाता हूँ काम एवेन्यू नहीं है। स्टूडियो में रो रहा होता हूँ खड़ा होकर। बिल्कुल। इतना दुख होता है बिकॉज यू सी मैं एक दफ़ा ना फैसल कुरैशी के साथ हम लोग साथ गए एवेन्यू स्टूडियो, तो जब गेट खुला ना तो फैसी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा फैसल क्या वाई यू लुकिंग, क्योंकि मेरे तो मैं साथ बैठी थी ना, बिकॉज ही वर्कड एट द टाइम जब फिल्में अच्छी भी बन रही थी एंड देन बीच में उसकी वालदा ही भी- ड्रामों की उसकी तरफ। वालदा सो आई लुक्ड एट हिम, आई सेड क्या हुआ है फैसी, तो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड जुगन यू डोंट अंडरस्टैंड इधर की रौनकें क्या थी। आई रिमेंबर द वर्ड ही सेड तुम्हें इस जगह की रौनकों का नहीं पता, तुमने देखा ही नहीं बिल्कुल सही है, तुम कहा तो बाहर पढ़ रही थी, तुम्हें आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या होता था। जुगन मैंने देखी है, वहीद मुराद की शूटिंग देखी है, नायला की शूटिंग देखी है, अंदलीब की शूटिंग देखी है, अंजुमन की शूटिंग देखी है, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, आई सॉ द शूट, वाओ या आई सॉ रानी, आई सॉ वहीद मुराद, उन्होंने फॉर्माइका का फ्लोर लगाया था मेरे पास, मैंने तो सारी तारीख लिख रहा हूँ इनकी। नहीं मैं उस पर भी बात करनी है। इतनी शूटिंग देखी है कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा आप मैडम आजकल क्या कर रही हैं, क्योंकि फिर इनकी किताब पे मैंने बात करनी है। ग्रेट राइटर के अब बेटे भी ग्रेट राइटर बनने जा रहे हैं, ये अभी हमने इस्टेब्लिश करनी है बात। ये बताइए कि आप आजकल आपकी क्या मसरूफियात है मैम? आजकल मैं एक दो सीरियल कर रही हूँ, एक तो मैंने फ़हीम बरनी का शुरू किया हुआ है, थोड़ा कुछ काम रह गया उसका, हनीमून फ़हीम बरनी का नाम भी है। बड़ा तगड़ा आपका है। हनीमून तो नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा, ओके, मेरे मैंने कहा- बच्चों का है। नहीं नहीं आपका भी हनीमून हो सकता है, इसमें कोई नहीं, बात नहीं है। बिल्कुल। ड्रामा है, कुछ भी हो सकता है। फिल्म तो बन चुकी है। हाँ, फिल्म उसके तो- हाँ, वो तो अलावा बन चुकी है। और इसके अलावा एक कर रही हूँ सीरियल रास, ये जुल्फ़िकार हैदर साहब का है, वंडरफुल और ये पर्सन। कर रही हूँ। एक है अम्मा, वो कर रही हूँ, वो Very भी good. अनकरीब ऑन एयर होने वाला है। हसन अस्करी के बेटे हैं आदिल अस्करी, जी, जी। वो बना रहे, वो कर बिजी रहे हैं। वुमन। वेरी बिजी वुमन, माशाल्लाह माशाल्लाह, और है ऑलवेज हैज बीन माशाल्लाह। yeah, अच्छा अब अपनी किताब का बताएं। 3 फेजेस में है, दुआ करो कि बस कंप्लीट कर लूँ मैं। हम दुआ करें कि माई जल्दी आ लाइफ, जाए। एक है माई लाइफ, फैमिली एंड ऑल दैट, देन माई कैरियर एंड देन माई शोबिज, कंपैशन। इन 3 को मैंने अलग अलग किया है, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इसमें कि मेरे ख्याल में वो किताब जब छपेगी तो मुझ पर इतने मुकदमात होंगे कि मैं बता नहीं सकता। वही। नहीं तो अब कब तक निकलेगी? होपफुली दिस ईयर इंशाल्लाह ताला, पूरी हिम्मत लगा हुआ हूँ मैं। आई एम लिखता हूँ, एडिट करता हूँ, लिखता हूँ, इतना है मटेरियल, इतना मटेरियल है जुगन मेरे पास कि मैं तुमको बयान नहीं कर सकता। बैंकिंग में इतना मटेरियल है, ऐसा मसाला है मेरे पास, ऐसे ऐसे हकायक हाय ऐसे हाय, लोगों के खुदा हाथों का वास्ते बैंकिंग में ला- मत लोगों के हाथों के इनसाइडर तोते- ट्रेडिंग पे लोगों के मसले पड़े हैं। लोगों के हाथों के तोते उड़ के काउंटर पे बैठ जाएंगे, ऐसे मैंने वाकयात लिखे हैं बैंकिंग के ऊपर, और शोबिस पे, और साथ में कुत्ते भी फेल हो और गए। शोबिस पे जब से 1966, हालांकि पीटीवी तो बना है 26 नवंबर 1964 को लाहौर से शुरू हुआ था। ये एम्प्रेस रोड पे जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है, बिल्कुल। उसका एक छोटा सा कमरा था, वहाँ पीछे खड़े होकर लोग प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, लाइव ड्रामा लाइव चल हो रहा रहा है, कबीर खान और बख्तियार अहमद, ये पहला प्ले करने वाले ये लोग, मतलब अमेजिंग। तो ये सारी चीजें आपने ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं। मैं सब और उसके अंदर जो इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं, जिसमें से मेरे जो पीछे दुम के पड़ेगा वो हुमायूं सईद पड़ेगा और अदनान सिद्दीकी पड़ेगा, और कुछ और भी, ये जो सब हमारे बच्चे हैं, दे आर ऑल माई किडोज, बट ये दुम के पीछे they are पड़ेगी। all podnas. I mean, I call them podde. I mean, they are very good guys. I mean, they meet me very nicely. They love me. I've worked with Humayun in immense serials, and I must thank him. उसने मुझे बहुत ब्रेक्स दिए हैं प्राइवेट प्रोडक्शन में। बिल्कुल। 2000 में मलेशिया जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, and Zulfikar Sheikh calling me to Scotland twice to do the shoot and all. So life has been very interesting while being banker as an actor also. So it's all going to be on record. Well, best of luck with everything. We're very excited about your book. 250 photographs, black and white and color. ऐसी ऐसी black and white नापैद तस्वीरें हैं मेरे पास कि लोग हैरान हो जाएंगे कि यार ये कहाँ से आ गई आपके पास। वाह। And then माशाल्लाह इनकी अपनी बेटी भी एक brilliant photographer मेरी है। बेटी तो she's Storyteller, she's माशाल्लाह, amazing. Khala. She's one of the top photographers of Pakistan. Of now. Pakistan now. She's doing very well. वक्त ख़त्म हो गया,
आज के शो का, लेकिन जिंदगी में इंशाल्लाह मजीद हमारे पास होगा वक्त। ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो Bless मच। you also for doing such wonderful shows and creating a world record of Pakistan television. तुमने सबसे ज़्यादा शोज़ किए हैं, मॉर्निंग शोज़, और जहाँ पीटीवी का ताल्लुक है और ओवरऑल सारे चैनल्स का ताल्लुक है, यू हैव डन वंडरफुली वेल, माशाल्लाह, एंड कीप इट अप दैट वे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर चिल्ड्रन, योर फैमिली, एंड बी गुड, एंड यू हैव बीन ऑलवेज बीन गुड, आई मस्ट से दैट। मैं आप मेरी बात से एग्री करेंगी? बिल्कुल, बीबी मैं आप agree एग्री करूंगी, करेंगी? बिल्कुल। और जुगन इतनी अच्छी इंसान है कि मैं बता नहीं सकती, ये मैं जानती हूँ, और मैं कई जगह पे कहती हूँ कि जुगन जैसा कोई नहीं है, बहुत अच्छी है। एंड माय ऐसे पागल खाने कभी कभी पैदा होते हैं। और हमारा बहुत शुक्रिया आपके प्रोड्यूसर पे, हु इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आपकी जो दो असिस्टेंट्स हैं, रिदा और माहिर लका, उनको माशाल्लाह दे हैव हैंडल्ड एवरीथिंग वेरी एंड नाइसली। फातिमा आल्सो, And Fatma also, there she is standing there and she is waving वो there. है भी Yeah, मेरी yeah, yeah. स्टाइलिस्ट वहाँ पे खड़ी दान निकाल रही है। माशाल्लाह, निदा के माशाल्लाह। मेरा भी नाम लिया, निदा तुम्हारा नाम ले लिया, लेकिन मतलब राजू साहब का उससे क्या कनेक्शन? भाई दो क्या मुझसे जो connection है? दो ख्वातीन ने राब्ता किया था और एक साहब ने राब्ता किया, तो उनका नाम ले सोचे दिया। दो खवातीन और एक मर्द ने राब्ता किया, क्या जमाना बदल गया। अब ये लड़कियां, अब ये बात शो के बाद। जुगर नाउ कम ऑन। चलो, फाइन, वेरी सीरियसली एंड सोबरली हम अपने शो को कंक्लूड कर रहे हैं। आपका भी शुक्रिया शो देखने का, और मैडम आप आ जाएं, आपसे कुछ सुने बगैर हम आपको भेज नहीं सकते। तो वी क्लोज द शो विद नादिया। थैंक यू।